आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट साथ ही सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगी इस चर्चा में, जहां हम बात करेंगे लगातार भारत और चीन के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। और जो सबसे इस वक्त ताजा डेवलपमेंट है कि मॉस्को में जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही थी उसके साइडलाइंस पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में लगभग 2.5 घंटे की बैठक चली। इस बैठक के बाद बातचीत से कुछ नतीजा निकला भी या नहीं, ये समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जयदेव रानडे साहब। आप चाइना इनफैक्ट स्टडीज सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के आप मेंबर रह चुके हैं। साथ ही तिब्बत पर, चीन पर खास करके इनकी पैनी नजर रहती है, किताबें लिख चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका जयदेव रानडे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर मैं शुरुआत कर सकूं, एक जॉइंट स्टेटमेंट जरूर जारी किया गया इस मीटिंग के बाद में, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट के बावजूद चीनी एम्बेसी की तरफ से अलग से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया। पहले तो पॉजिटिव्स क्या नजर आई आपको इस जॉइंट स्टेटमेंट में? मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो ये है कि दोनों की मुलाकात हुई मॉस्को में, और वो मुलाकात होने का एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि कम से कम बातचीत तो हो रही है उस लेवल पे। ये भी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वांग यी और जयशंकर जी का मिलना अभी तक नहीं हुआ था। इस दौरान बातचीत जरूर हुई थी, और अब जो मुलाकात हुई तो कई चीजों की बातचीत स्पष्ट की होगी उन्होंने। ये जो स्टेटमेंट आया है उसमें 5 पॉइंट है, और मेरे ख्याल से स्टेटमेंट जो है बहुत जनरलाइजेशन पे चलती है और थोड़ा वेग है, टेंजिबल्स पे की बात नहीं करती है। वो ये जरूर कहती है कि दोनों साइड्स को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए वगैरह वगैरह, पर डायरेक्शन कुछ नहीं देती है वो, और टाइम लिमिट नहीं देती है। तो मेरे ख्याल से वो एक काफी जनरल सा स्टेटमेंट है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि बॉर्डर कमांडर्स डिस्कस करेंगे डिसएंगेजमेंट का और ईजिंग ऑफ टेंशन जो बोलते हैं। अब बॉर्डर कमांडर्स तो ग्राउंड पे हैं, उनके बीच में बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है अलग अलग लेवल्स पे, कर्नल के लेवल पे और ब्रिगेडियर और जनरल के लेवल पे, और वहाँ कुछ प्रोग्रेस नहीं भी है। अभी उनसे प्रोग्रेस एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर्स हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि वो पोजीशन यील्ड करे दूसरे साइड को, और ये भी नहीं चाहेंगे कि वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जाए। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है, एटलीस्ट मैं तो ये मतलब निकालता हूँ कि ये टॉक्स एक्सटेंडेड हो जाएंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बातचीत तो हुई है लेकिन बात कुछ नहीं बनी है, क्योंकि काफी लोग ये भी कह रहे थे, आपने कह दिया कि भाई हम 5 बेसिकली गाइडलाइंस दे रहे हैं, 5 पॉइंट्स हैं, उसके आधार पर डायरेक्शंस तय हो कि कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, टेंशंस कम होंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि कहीं ये पंचशील वाली फॉर्मूला की तरह वो 5 प्रिंसिपल्स तो नहीं हो जाएंगी जो झटके से जो है बेकार साबित हो जाएंगी? नहीं, हमारे ख्याल से तो होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अभी तक जो बनाए हैं वो तो सब रद्द किए गए, तो अब क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। बट इसमें ये जरूर है कि हम लोग ये नहीं हमें ये नहीं ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे चीन आके बैठी है वो वहीं रहेगी और कह रही है कि बातचीत चलती रहे। तो मेरे ख्याल से वो जो है वो समय निकालने का कोशिश है, उनका प्रयत्न है, और उस समय में वो शायद कुछ और भी कर सकते हैं, और कम से कम वो वहां डट के रहेंगे और हम भी डट के रहेंगे, और तकलीफ हमारे फौज को उठानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा, ये स्टेटमेंट कोई होप नहीं देती है मेरे को, और यही लग रहा है कि चीनी फिर से डिलेइंग टैक्टिक्स में, डिलेइंग और डिसेप्शन के टैक्टिक्स में लगे हुए।
दर्शकों को जरा मैं ये भी बता दूं कि जो हमारा एक जो संयुक्त बयान जारी किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसके साथ साथ सूत्रों के हवाले से भी काफी खबरें आई जिस पर हमने रिपोर्टिंग की। इसमें ये कहा गया कि भारत की तरफ से चीन को बताया गया कि आपकी जो सेना है, यानी कि जो पीएलए है, उनके बर्ताव की वजह से जो 1993 1993 1996 में जो अग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स हुई थी बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, उनकी अनदेखी की गई और उसकी वजह से फ्रिक्शन पॉइंट्स बने अलोंग दी एलएसी। और सर, सूत्रों ने यह भी कहा कि द चाइनीज साइड हैज नॉट प्रोवाइडेड अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डिप्लॉयमेंट। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद कहा था कि चीनी क्यों मौजूद है हमें नहीं पता। ये स्टेटमेंट अभी भी इतने महीनों बाद भी जब भारत बार बार कहता है, क्या इसे चाइनीज एक वीकनेस के तौर पर लेंगे दिल्ली की तरफ से? हाँ, वो तो इस तरीके, वो उनका दो पॉइंट है, दो बिंदुआ उन्होंने सामने की। एक तो जो वो समझ रहे होंगे कि हम बार बार कह रहे हैं पीसफुल डायलॉग, लेट अस रिजॉल्व इट, वो एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से हम बात कर रहे हैं, वो उनका फीलिंग है। सही हो ना सही हो वो बात अलग। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप मतलब हम भारत जहां पे भी ट्रेसपास किया है वहां से वापस हटिए। और वही जिस टाइम ये स्टेटमेंट इशू हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट, उसी के साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, वो जिस जो और कड़क थी। और उसने कहा कि इंडिया बस यूनिलैटरली विथड्रॉ फ्रॉम एरिया दैट इज ट्रेसपास, और ये जो डी एस्केलेशन वगैरह जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। तो उन्होंने फिर से ओनस जो है हमारे ऊपर डाली कि हम लोग वायलेशन में है एलएसी का। वो सत्य तो है नहीं। उसके बाद अब हमारे मैंने सुना है कि हमारे विदेश मंत्री ने भी एक इंटरव्यू दी है जहाँ पे उन्होंने भी ये बात दोहराया है कि दे मस्ट गो बैक, मतलब चीन को मई के पहले जहाँ पे थे वहां जाना चाहिए। पर अब स्थिति ऐसे है श्वेता जी कि वो थोड़ा सा भी अगर डिसएंगेज करे तो हम लोग भरोसा तो नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि वाकई वो वापस हट रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कल कल रात तक खबर ये थी कि उनकी रिइंफोर्समेंट्स अभी भी आ रही। तो ये सब देखना पड़ेगा कि ये वाकई उनका सोच में बदलाव आया है या ये डिसेप्शन। मैं दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताऊं, क्योंकि काफी बार जो बिहाइंड द सीन चल रहा होता है वो उनको पता नहीं होता है। ये बैठक चली रात में लगभग 11:30 बजे तक, 2.5 घंटे तक मॉस्को में, और उसके बाद वक्त लगा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने में। तो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट दिल्ली की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो सुबह लगभग हमें आपके जो मेरे फोन पर मैं वक्त देख रही हूँ 4:30 के आसपास भेजा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। लेकिन उसके पहले ही चीनी एम्बेसी की तरफ से अपना बयान भेज दिया गया था सुबह 4 बजे, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। सर, इसमें क्या ये बात परेशान करने वाला है कि जो जॉइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें जिस आप स्टेटस को एंटे की बात कर रहे हैं कि अप्रैल में जहां जहां ट्रूप्स पोजीशन थी उसका जिक्र होना पिछले कुछ स्टेटमेंट से नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सूत्रों के हवाले से जो हमें बताया गया उसमें कहा गया कि चीनी साइड को इंडिया ने यही कहा गया कि वुड नॉट काउंटेनेंस एनी अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस को यूनिलैटरली। तो ये तो फ्यूचर की बात हो रही है कि अब आप स्टेटस को यूनिलैटरली बात ना करें, लेकिन स्टेटस को एंटी का जिक्र करना, क्या इस दिल्ली ऑलरेडी सीडिंग ग्राउंड, इसे क्यों छोड़ रहा है दिल्ली उस राग को? वो स्टेटमेंट में आप सही कह रहे हैं, स्टेटमेंट में नहीं थी बात, किंतु बाद में जो हमारे यहाँ वो जो इंटरव्यू दी थी विदेश मंत्री, मैंने वो इंटरव्यू खुद नहीं देखा है अभी तक, पर जिन्होंने देखा है वो कह रहे हैं उसमें इन्होंने स्पष्ट की है। और जो पॉइंट, जो मुद्दे चीन ने उठाए हैं और जो हम लोगों ने पहले उठाए, वो फिर दोहराए गए हैं उसमें। सर, लेकिन आप इंटरव्यू में कहते हैं तो वो तो फिर एक वन साइडेड वर्जन होता है। अगर जॉइंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्टेड नहीं है, मतलब चाइना में वो सहमति है नहीं स्टेटस को एंटी वाली पोजीशन को लेकर। बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं, पर जॉइंट स्टेटमेंट में जो मतलब ये अग्रीड स्टेटमेंट है, और अग्रीड स्टेटमेंट में जो बातों से तकलीफ होती है दोनों साइड्स को, वो अलग रख देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक डिप्लोमेटिक तरीका है। पर नोट करने वाली बात ये है, मैं आप ही का पॉइंट पे आ रहा हूँ, कि जॉइंट स्टेटमेंट बेशक ये पॉइंट नहीं कहती है, ना जॉइंट स्टेटमेंट कहती है कि हमें
यूनिलैटरली विड्रॉ करना चाहिए या जहाँ पे हम ट्रेसपास कर रहे हैं, वो भी नहीं है। किंतु जो स्टेटमेंट्स आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चीन का और बाद में ये चीन का एम्बेसी का, उसमें ये दोनों पॉइंट है। और वही नहीं, ग्लोबल टाइम्स और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो हांगकांग से निकलती है, उन्होंने भी यही पॉइंट्स दोहराए। तो चाइना का प्रोपेगेंडा जो ऑफेंसिव है वो तो इन पॉइंट्स को पकड़ के सामने बात रखी है। और शायद हमें भी करना चाहिए थे थोड़ा ये और जोर से, बट मेरे ख्याल से हम लोग बेशक ये जॉइंट स्टेटमेंट में ना हो, पर हम लोग तभी भी यही कहेंगे कि वो वापस जाना चाहिए उनको मई के पहले के पोजीशन। सर, जॉइंट स्टेटमेंट में जिस बात का आपने जिक्र किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि विश्वास बहाली के लिए उठाए जाने वाले कदम, अब जो भारत और चीन के बीच में ये सीबीएम्स काफी लेवल पर होते हैं, ये सैन्य स्तर पर हो सकते हैं कि दोनों ट्रूप्स किस तरह से बॉर्डर मैनेजमेंट करें, ये पीपल टू पीपल के स्तर पर हो सकते हैं। ये सवाल बार बार उठाए जा रहा है और ये चूंकि 5th पॉइंट है, इसका मतलब है कि पहले 4 पॉइंट्स पर निर्भर है। अगर पहले 4 पॉइंट्स ही फेल हो गए कि डब्ल्यूएमसीसी की मीटिंग जो हो रही है वर्किंग कमिटीज की, उसमें कुछ नतीजा नहीं निकलता है, या ट्रूप्स आपस में जो मिलिट्री टॉक्स है वो फेल हो जाती हैं, तो फिर तो सीबीएम्स तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ये सवाल भी खड़ा हो गया है सर कि अभी तक जो भी सीबीएम्स थी भारत और चीन के बीच में, आज की तारीख में नाउ देयर पास्ट द शेल्फ लाइफ, अब वो पूरी तरह से जो है उनकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है? नहीं, एक्चुअली ये स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो वो सीक्वेंशियल नहीं है। यानी कि वो ये नहीं कहती है कि मिलिट्री लेवल टॉक्स में प्रोग्रेस हो या ना हो। यही मैं कह रहा था, बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, जनरलाइज्ड है। और ये भी नहीं कहती है कि जो वर्किंग ग्रुप्स जो काम कर रही है वहां पे प्रोग्रेस होना चाहिए। ये हर पॉइंट को अलग अलग उठाए हुए हैं और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी ये लिंक नहीं किया है जो पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे। ये कह रहे हैं कि इनको और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए ताकि ऐसा सिचुएशन ना आगे से ना बढ़े। ये अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तय करने में मतलब काफी डिस्कशन होनी पड़ेगी, काफी आगे मतलब बात चलनी पड़ेगी। तो ये जल्द से तो होगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स होगा या डिसेप्शन का होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस संख्या में ये लोग आए हैं, चीन आई है, और जहां जहां ये लोग अपने डिप्लॉय हुए हैं इनिशियली, अब तो खैर पूरे बॉर्डर में डिप्लॉय हुए हैं, तो उनके माइंड में कुछ तो होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव तो जरूर है। और मेरे ख्याल से उन्होंने हमारी रिएक्शन देख के जो जल्द से जल्द हम लोग वहां पहुंच गए, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा होल्ड पे रख दिया है, अभी पॉज हो गया है। इसका ये मतलब नहीं उन्होंने छोड़ दी, तो क्या वो रुकेंगे थोड़े टाइम के लिए कि सर्दी के मौसम आने दो, हम लोग शायद टायर्ड हो जाएंगे या स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, फिर वो करेंगे, या थोड़े टाइम के बाद करेंगे। पर मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी वेटिंग गेम वाली बात भी हो जाएगी। सर, ये मेरा कहने का। आज की इस स्टेटमेंट पर एक लास्ट सवाल लूंगी कि क्या इसमें चीनी ऑफिशियल स्टेटमेंट का और जो अलग से उनका बयान भी आया, क्या उनका टोन पहले से कुछ कम बेलिजरेंट नजर आया? जो प्रोपेगेंडा होता है आमतौर पर, या उनकी जो चाइनीज स्टेट मीडिया है उनमें आमतौर पर जो मसल फ्लेक्सिंग की बात की जाती है, क्या वो टोन इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में थोड़ा कम नजर आया आज? स्टेटमेंट्स जो हैं हमेशा थोड़ी कम स्ट्राइडेंट होती है। जो मीडिया में आती है वो ज्यादा ही होते हैं। वहां पे एनिलेशन के बात करते हैं, वहां पे कहते हैं कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग खत्म कर देंगे। स्टेटमेंट ऐसी नहीं कहती है, पर स्टेटमेंट ने इनके जो भी स्टेटमेंट आए हैं, दो चीजें बड़े स्पष्ट कहते हैं कि यू आर ट्रेसपासिंग ऑन चाइनीज सॉइल, ये बात वो कह रहे हैं। और दूसरा कि हम 1 इंच जमीन भी हम सीड नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे। तो थ्रेट्स जो उन चीजों में हैं, और थ्रेट सीरियस है क्योंकि ये उनके सरकार की तरफ से आ रही है। सर, लास्ट 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं टैक्टिकल लेवल पर। जब शुरू में ये ऑपरेशन शुरू हुए, बार बार ये कहा जा रहा था कि जो सॉल्यूशंस हैं, समाधान है, वो इस तरह के वॉलेटाइल सिचुएशन में जब सेना की टुकड़ियां आमने सामने होती हैं, कोई भी जमीन का 1 इंच देना नहीं चाहता है, और टेम्पर्स हाई होते, खास करके गालवान में जो हुआ जिसमें जाने गई, तो समाधान कूटनीतिक स्तर पर ही निकलना है। ये बात विदेश मंत्री ने भी बोली, विदेश सचिव ने भी बोली।
अब आपकी उम्मीद क्या है? क्या ये कूटनीतिक स्तर से ही बातचीत होगा, या जब तक कि प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में खुद इंटरवेंशन ना हो उस लेवल पर, तब तक जो है कोई हल निकलता हुआ मुश्किल आ रहा है? देखिए, अभी जो हम हैं, मैं समझता हूँ कि ये क्रिटिकल फेज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये स्टेटमेंट से कुछ स्पष्ट तो होता नहीं है हम्म। और ना कुछ नतीजा निकल आ रहा है। दूसरी बात रही, जैसे आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति मोदी शी जिनपिंग के साथ जब मुलाकात होगी अक्टूबर में, तो शायद वहाँ पे कुछ नतीजा निकले। हम्म। अ, अगर हम इस प्रश्न को एग्जामिन करें, तो ये माइंड में रखना चाहिए कि ये जो पूरा जो हादसा हुआ है, जो पूरी फौज आई है चीन की, वो तो शी जिनपिंग ने ही ऑथराइज किया है और शी हम्म। जिनपिंग ने ही अप्रूव किया है ये पूरी ऑपरेशन जो है। तो क्या डिस्कस करेंगे वो मोदी के साथ? या वो कोई कंडीशन रखेंगे, या वो उनकी बात सुनेंगे और फिर कुछ करेंगे नहीं। अगर उन्होंने विड्रॉ किया, तो हम्म। उनके भी तो कोई कंपल्शन हैं, जो मतलब वो ये सब कर चुके हैं, हम्म। इतना खर्चा भी हुआ है, इतने फौज भी लाए हैं, तो क्या नतीजा निकला उसका? हम्म। उसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक सिचुएशन डेलिकेट है, पर अल्टीमेटली जो डिसीजन है, हम्म। ये शी जिनपिंग को लेना पड़ेगा कि वो इंडिया चाइना रिलेशंस को इम्पोर्टेंट समझता है या नहीं। हम्म। और मेरे ख्याल से अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, उनके माइंड में तो इंडिया चाइना रिलेशंस इतना महत्व नहीं नजर आ रहा। तो लेकिन इस वक्त जो सीमा की स्थिति बनी हुई है, लगातार गालवान की क्लैशेस हो गई, रिजांगला में फायरिंग हुई, 45 साल बाद गोली चली एलएसी पर, क्या आपको लग रहा है ये एक डिगिन वाली ही पोजीशन बनेगी कि लेट विंटर्स तक भी सेना ऐसे ही आमने सामने रहेंगी? एक कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति, एक लिमिटेड युद्ध की स्थिति, वो कितनी हकीकत नजर आती है आपको? उसका कितना चांसेस नजर आता है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से नवंबर तक तो रहेगी रहेगी इस हालत में। कुछ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, स्कर्मिशेस हो सकते हैं। अम, और विंटर में मेरे ख्याल से हम लोग तो पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को भरोसा ही नहीं है कि चीन के हम्म। ऊपर, और ना चीन पीछे हटेगी। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये, जैसे कहते हैं, एक लॉन्ग विंटर नजर आ रहा है सामने, लॉन्ग एंड हार्ड विंटर। ओके। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि आप खास करके तिब्बत पर आपने किताबें लिखी हैं और आपका इतना फोकस रहा है, जो एसएफएफ के जवान की फ्यूनरल हुई, और इंसिडेंटली उसी दिन इनफैक्ट वो फायरिंग वाली भी वाकया रिपोर्ट हुआ, उस पर भी क्या आपको लग रहा है कि यहाँ सरकार की तरफ से जो नीति अपनाई जा रही है? राम माधव ने कुछ ट्वीट किया, उसके बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया। एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि इन मामलों में कैसे करके बढ़े आगे, खास करके जब तिब्बत का मसला हो या एसएफएफ जैसे एक तिब्बती फोर्स का, स्पेशल सीक्रेटिव फोर्स का मामला हो। अभी उन्होंने जिस तरीके से डिस्क्लोजर किया कि तिब्बती फोर्स इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी, ये भी डिस्क्लोज किया कि वो एक अफसर जो है वो मारे गए, और रूलिंग पार्टी का, जैसे आपने कहा, राम माधव वो था, भारतीय फौजी अफसर भी थे। तो ये ओपनली अक्नॉलेज हुआ है पहले बार। हम्म। पहले भी ये एसएफएफ जो है, पहले भी युद्ध में भाग ली है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भाग ली है, पर ये पब्लिक एक्नॉलेजमेंट पहले बार ही। हम्म। इसका जरूर लोग अब ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि शायद भारत का पॉलिसी, हम्म। चीन का पॉलिसी तिब्बत के ऊपर वो शायद बदले या ना बदले, यही चर्चा हो रही है। हम्म। मेरे ख्याल से पॉलिसी तो वैसे भी थोड़ी बदलनी चाहिए। मेरे हम्म। ख्याल से जो तिब्बती लोग हैं यहाँ पे, हम्म। और दलाई लामा जी जो हैं यहाँ पे, हम लोगों को थोड़ा ओपनली एक्नॉलेज करना चाहिए। उसमें कोई खुफिया बात तो है नहीं कि वो यहाँ रह रहे हम्म। हैं। तो मेरे ख्याल से अगर चीन हमारे सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट ना करे, तो हमें भी अपनी सॉवरेंटी को इन्फोर्स करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। और फाइनली, हम्म। जिस तरीके से हम लोगों ने जो ये मारे गए थे, जो शहादत हुई थी जो तिब्बतन अफसर का, हम्म। शायद उनका जिस तरीके से हम लोगों ने आदर किया है, उनका जो सेरेमनी वगैरह जो की थी, वो मैसेज जो है जरूर तिब्बत में चले गई होगी। इनफैक्ट वो उसी टाइम चले गई होगी,
और फोटोग्राफ्स भी गई होंगी जिस तरीके से नेशनल फ्लैग वगैरह कॉफिन पे डाला था। तो ये उसमें एक सबलिमिनल मैसेज या छुपी हुई मैसेज होती है कि देखिए आपके बंदे जो हैं यहाँ पे चीन के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपने जान खो दिए हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से वो अपने आप थोड़ा नर्वसनेस पहुंचाई होगी चीन के लीडरशिप को कि तिब्बती लोग जो तिब्बत में हैं वो शायद भड़क ना जाए और कुछ उनके लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन वगैरह को डिस्टर्ब ना करें। सर बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन, इस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जहां तक साउथ बैंक पैंगोंग सो का सवाल है? इंडिया को क्या इस वक्त सही में स्ट्रेटेजिक कुछ एडवांटेज हासिल है इन पोजीशंस पर? ब्लैक टॉप को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हमारे अफसरान तो कहते हैं, आर्मी के अफसरान कहते हैं कि एडवांटेजेस पोजीशन में है क्योंकि वो हाइट से उन्होंने कब्जा कर दिया है 10 से ज्यादा, और पर वहाँ पे टेंशन बहुत हाई है, हेड ट्रिगर सिचुएशन है, कई जगह में काफी नजदीक है। तो मेरे ख्याल से काफी टेंस सिचुएशन है, पर वही एरिया है साउथ पैंगोंग का, फिर आगे जाके चुशुल वगैरह, जहाँ पे क्लैश होने की चांसेस बहुत हाई है और टेरेन भी उसी टाइप का है। बहुत शुक्रिया आपका जयदेव वानाडेर साहब, हमेशा की तरह वक्त निकालने के लिए और सहजता से जो है मामलों को हमारे दर्शकों तक समझाने के लिए। धन्यवाद। और अगर आप सब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े तो आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।